तो अधिगम का मतलब होता है क्या? सीखना, है ना। जनरल भाषा में अधिगम का बोलते हैं हम अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं, और लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। लेकिन सीखना एक बहुत नॉर्मल वर्ड हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो अधिगम है इसका जो अर्थ है ये दो तरह का होता है। एक होता है संकुचित। क्या होता है? संकुचित। संकुचित मतलब बहुत डिस्टर्ब है दिमाग, ठीक है। संकुचित मतलब छोटा, है ना, मतलब ऐसा जिसको बहुत आसानी से सिकोड़ कर। तो वही जो संकुचित अर्थ है ना वो हम जो जानते हैं वो है सीखना, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम व्यापक अर्थ देखें, बड़ा अर्थ, व्यापक मतलब थोड़ा सा फैला हुआ। व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक अर्थ मतलब क्या होगा? फैला हुआ। इसका जो व्यापक अर्थ है ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, व्यवहार में परिवर्तन। हम जब किसी चीज को सीखते हैं, जब हम किसी चीज को सीख जाते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं या अधिगम कहते हैं। अब एक व्यक्ति थे, थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक बोलेगा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? अलग चीज है इससे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कौन है भाई आधुनिक मनोविज्ञान के जनक? ठीक है, याद रखना है, कभी कभी ऐसे पूछ देता है। विलियम जेम्स कौन है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक? अब हम आते हैं कम टू द पॉइंट। हमारा है कि संकुचित का मतलब होता है सीखना, मतलब संकुचित अर्थ है अधिगम का सीखना, और व्यापक अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। अब जो व्यवहार होता है, ये व्यवहार को हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। व्यवहार किसको बोलते हैं? बार बार व्यवहार वर्ड है। व्यवहार को क्या कहा जाता है? बिहेवियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिहेवियर। मतलब मनुष्य जो कुछ भी सोचता है, पहले मैं किसी चीज को क्या करूंगा? सोचूंगा, फिर क्या करूंगा? उसको समझूंगा। किसी भी चीज को सोचूंगा, समझूंगा, फिर क्या करूंगा? क्रिया करूंगा। तो मेरे व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन। वही तो व्यवहार है। मैं पहले काम किसी चीज को सोचूंगा, जैसे आज आप लोग सोच क्या हो कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो क्या पढ़ने वाले हैं? आज अधिगम पढ़ने वाले हैं। फिर हम अधिगम को धीरे से क्या कर रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप घर जाके क्या करोगे? फिर से अधिगम के एक बार पलटाओगे, तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? आप अधिगम सीख जाओगे। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं, नेचर कहते हैं, और बिहेवियर कहा जाता है। अब जो क्रिया होता है ना, व्यवहार में जो क्रिया होता है वो शारीरिक होता है। कैसा क्रिया होता है? शारीरिक क्रिया। क्लियर है? अब मान लीजिए आपको बोलेगा कि अधिगम का एक नॉर्मल परिभाषा बता दीजिए, तो आप बता दीजिएगा कि जो व्यवहार में परिवर्तन है उसी को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। एकदम नॉर्मल परिभाषा, किसी भी मनोवैज्ञानिक को जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो व्यवहार होता है ना, ये भी तीन टाइप का होता है। कैसे? हम किसी व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बार बार। तो हम जब अभ्यास करते हैं तो हमको क्या होते जाता है? अनुभव होते जाता है। और अभ्यास से अनुभव हुआ, जब सब चीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं। करते हैं भाई। पहले हम प्री बीएड की परीक्षा दिलाते हैं, प्री बीएड का, ठीक है, प्री बीएड का परीक्षा दिलाते हैं। उसके बाद अनुभव कब आता है? जब हम उसको पास हो जाते हैं। उसके बाद अनुभव के साथ हमारा काउंसलिंग होता है, कॉलेज डिसाइड होता है। उसके बाद हम ट्रेनिंग में जाते हैं। समझ में आया? प्री बीएड की परीक्षा के बाद परीक्षा दिलाते हैं, दिलाने के बाद हमारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है तो हमको अनुभव हो जाता है, अनुभव हो जाता है तो हम क्या करते हैं? बीएड और डीएड करते हैं। तो ये जो व्यवहार है ये तीन तरह का होता है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। अभ्यास, अनुभव और ट्रेनिंग। अब मान लीजिए जो व्यवहार है इसमें जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है स्थायी परिवर्तन, और एक को क्या कहा जाता है? स्थायी परिवर्तन। कैसे बोलेंगे? किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी, तो यही है व्यक्ति का स्थायी परिवर्तन। क्या होगा? वो अभ्यास करेगा, किसी चीज का क्या करेगा? अभ्यास करेगा, और उसमें अभ्यास करते जाएगा तो क्या आते जाएगा? अनुभव आते जाएगा, और अनुभव आएगा तो क्या करेगा? वो
प्रशिक्षण करें। यही व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन कैसा होता है व्यवहार में? जब आप लगातार काम करोगे तो आपको क्या लगेगा? थकान लगेगी। ठीक है, थकान लगता है। हम कोई भी काम बार बार करते हैं, दिन भर पढ़ाएंगे तो क्या होगा? थकान लगेगा। हमको क्या हो जाएगा? तबियत खराब हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। और क्या हो सकता है? हमारे मूल प्रवृत्ति में चेंजेस आ सकता है। मैं आप लोग को मूल प्रवृत्ति बता चुका हूं, बताया था। मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार का विलियम मैकडूगल ने दिया और 14 प्रकार का मूल प्रवृत्ति और संवेग क्लास में याद करवाया। तो उस मूल प्रवृत्ति में क्या होगा? परिवर्तन होगा और संवेदनात्मक विकास होगा। उसके बाद अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन कब होता है? जब हम मादक द्रव्य का प्रयोग करते हैं। तू मेरा भाई है, ऐसा होता है। अस्थायी परिवर्तन होगा, रात को बोलते हैं तू मेरा भाई है, सवेरे फिर झगड़ा चालू। अस्थायी परिवर्तन। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, थकान होगा, बीमारी होगा, मूल प्रवृत्ति होगा, संवेदनात्मक विकास होगा और मादक द्रव्य के प्रयोग करने से होगा। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कैसे कैसे होगा? अभ्यास होगा, अनुभव होगा और ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देंगे। ये है आपका। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये जो अधिगम है इसकी परिभाषा। ठीक है, नॉर्मल परिभाषा तो पढ़ लिए। तो एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है वुडवर्थ, रोज रोज बोल रहा हूं वुडवर्थ, सब चीज का परिभाषा दिया है। ये बोला है कि नवीन ज्ञान, क्या बोला है? नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन ही व्यवहार है, ही अधिगम है। या अधिगम तो लगभग व्यवहार है, अधिगम है क्योंकि हम अधिगम को डिफाइन कर रहे हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? या उसका जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? अधिगम कहा जाता है। किनके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। तो ये नवीन वर्ड याद रखना है। अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया ये डेफिनेशन लिखकर कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये किनके अनुसार है? तो वुडवर्थ के अनुसार। फिर एक और बहुत फेमस व्यक्ति हैं बीएफ, इन्होंने कहा है व्यवहार में होने वाला उत्तरोत्तर परिवर्तन ही अधिगम है। समझ पाए? व्यवहार में होने वाला उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है ना, बार बार हम किसी चीज को करते जाएंगे तो हमारे व्यवहार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो व्यवहार में जो उत्तरोत्तर परिवर्तन होगा उसी को क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। किनके अनुसार? बीएफ स्किनर। तो समझ में आया? ये दो मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपका अधिगम का डेफिनेशन हो गया। अधिगम का नॉर्मल मतलब हो गया, संकुचित व्यापक मतलब हो गया। उसमें एक वर्ड आया व्यवहार। अब ये व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक है जैसे कि एक का नाम है गिलफोर्ड, सुने हो आप लोग? गिलफोर्ड ने बोला है कि व्यवहार में, व्यवहार के कारण जो परिवर्तन होता है, खुद के व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम बोलते हैं। बोला किसने? बोला है गिलफोर्ड। व्यवहार में होने वाला, व्यवहार में ही परिवर्तन क्या है? अधिगम है। गिलफोर्ड ने बोला है। क्लियर है? उसके बाद अब हम बात करते हैं अधिगम का पक्ष। क्या देखेंगे? अधिगम के पक्ष। कोई बताएगा? 3 प्रकार का पक्ष होता है। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और व्यवहारात्मक। ये 3 तरह का पक्ष होता है किसका? अधिगम का। तो संज्ञानात्मक किसको बोलेंगे? जो परिवर्तन संज्ञान के कारण होगा। संज्ञान के कारण जो परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक पक्ष बोलेंगे। और जो क्रिया के कारण होगा, जो भी परिवर्तन, अब ये सारा परिवर्तन किसमें हो रहा है? व्यवहार में। जो क्रिया के कारण परिवर्तन होगा व्यवहार में उसको क्या बोलेंगे? क्रियात्मक
और जो आपके व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे? तो ये तीनों आपके अधिगम के पक्ष हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें है अधिगम, अधिगम के प्रकार, अधिगम के पक्ष, अधिगम का वक्र, मतलब जो बनता है ग्राफ, ये सारा चीज है। क्लियर हुआ? अधिगम के पक्ष 3 याद रखना है। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं अधिगम के प्रकार। उधर लिखा था मैं पक्ष, अब लिख रहा हूं अधिगम के प्रकार। कोई बताएगा? बहुत पूछा जाता था बीएड में, अधिगम अधिगम, पूरा बीएड में यही वर्ड था। बताइए भाई अधिगम के क्या क्या प्रकार होते हैं? गामक अधिगम सुने होंगे आप लोग। गामक अधिगम, मोटर लर्निंग कहा जाता था। और बताइए एक आध। गामक के बाद प्रतिबोधनात्मक अधिगम, दूसरा क्या है? प्रतिबोधनात्मक अधिगम। 3 प्रकार है। तीसरा कोई रिकॉल कर पा रहा है? आप बताओ। संकल्पनात्मक बोलते हैं, संकल्पनात्मक अधिगम। तो ये 3 प्रकार हो गया अधिगम का। क्या क्या? मोटर लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और इमेजिनेटिव लर्निंग। 3 प्रकार है आपके अधिगम के, तीनों प्रकार को जानना है। अब ये जो गामक अधिगम है वो किससे रिलेटेड है? शारीरिक पक्ष होता है। इसमें क्या होता है? शारीरिक पक्ष है, ठीक है। प्रतिबोधनात्मक अधिगम में क्या होता है? मस्तिष्क में बिंब बनता है, इमेज बनता है। मस्तिष्क में क्या बनता है? मस्तिष्क में क्या बनता है? इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है बोलते हैं ना। और एक होता है संकल्पनात्मक। इसमें क्या होता है? किसी भी चीज को मैं कल्पना कर लूंगा। माना कि मैं गुरुजी बनने वाला हूं, सोचूंगा, कल्पना करूंगा ना भाई, मेरा मन करेगा तो मैं सोचूंगा, इमेजिन करूंगा। कई दिन आप लोग पढ़ते रहते तो इमेजिन करते हो मैं किसी को पढ़ा तो नहीं रहा हूं करके। तो क्या है? संकल्पनात्मक। समझ आ रहा है? तो 3 प्रकार के अधिगम है। पहले तो कहते हैं गामक, आपका जो शारीरिक पक्ष है वो गामक अधिगम में आएगा। दूसरे को बोलते हैं प्रतिबोधनात्मक, कहने का मतलब यह है कि आपके मस्तिष्क में कुछ प्रतिबिंब बनने लगेगा। तीसरे को कहा जाता है संकल्पनात्मक, मतलब कल्पना के आधार पर आप कुछ भी चीज सोचो। जो गामक अधिगम है ना वो शैशवावस्था में होता है ज्यादातर। किसमें होता है? शैशवावस्था में। शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होता है ना। और जो भी गामक अधिगम है वो क्रिया के आधार पर होता है। जब हम कोई काम करते हैं, इसको भी बता ही देता हूं मैं, यहां लिख लीजिए गामक, फिर प्रतिबोधनात्मक, उसके बाद संकल्पनात्मक। ऐसे अलग अलग समझ रहे हैं। तो गामक का मतलब क्या हो गया? क्रिया के द्वारा जब कोई भी सीखेगा, कोई कोई क्रिया करेगा और उस क्रिया से कोई भी चीज को हम सीख जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? गामक। और गामक कब ज्यादा काम करेगा? अभी आपको बताया, शैशवावस्था। उसके बाद प्रतिबोधनात्मक को बोलते हैं सप्रत्यय के आधार पर। किसके आधार पर सीखता है? सप्रत्यय के आधार पर। लगभग लगभग जो प्रतिबोधनात्मक है वो बाल्यावस्था में आता है। किसमें आता है? बाल्यावस्था में। कोई बच्चा बाल्यावस्था में ही आप उसको एबीसीडी पढ़ाना सिखाते हो, देखते हो। जब कोई बच्चा शुरुआत में पढ़ना सीखता है तो हम उसको अनार और एबीसीडी पढ़ाते हैं। तो बार बार क्या करता है? अभ्यास करता है। तो अभ्यास किसमें आएगा? प्रतिबोधनात्मक में। और लास्ट है संकल्पना। संकल्पना कब करते हैं? किशोरावस्था। माना कि मेरा ऐसा में ऐसा होगा, हम सोचते रहते हैं कि मेरा नौकरी लग जाएगा या फिर लग जाएगा या नहीं लगा। किसी भी चीज को हम इमेजिन करते हैं, हम कल्पना करते हैं। कल्पना कब करते हैं? किशोरावस्था। तो ये अवस्था से इनका रिलेशन हो गया अधिगम का। गामक मतलब शैशवा, प्रतिबोधनात्मक मतलब बाल्य, और संकल्पनात्मक मतलब, ठीक है, समझ में आया? तो वो जो अवस्था पढ़े हैं उसका रिलेशन अधिगम से कैसा है, देखिए सब एक दूसरे से रिलेशन है। क्लियर हो रहा है? अब हम बात करते हैं, ये रफ करते, अधिगम की विशेषताएं। हाँ, मैं पीडीएफ भेजूंगा, ठीक, परेशान नहीं होना है। अभी समझिए, सेम टू सेम पीडीएफ आपको अपने ग्रुप में। मैं बता रहा था अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। क्या क्या होता होगा अधिगम की विशेषताएं?
अधिगम लर्निंग जो है वो निरंतर चलता है, सबसे बड़ा विशेषता। कब तक? जन्म से। सही बात है ना भाई? अधिगम कब तक चलता है? निरंतर चलता है, अनवरत चलता है। जब तक सीखोगे सीखते रहो। पढ़ने वाले लोग डोकरा खोते तक एमए करते हैं, देखे हो ना? कई लोग मैं डबल एमए में 5 ठने में। तो लर्निंग की प्रक्रिया क्या है? अनवरत सीखते रहो। 3 बार पीएचडी करो, कोई दिक्कत नहीं अगर इच्छा है। उसके बाद और कुछ विशेषता। अधिगम जो है वो उद्देश्य पूर्ण होता है। मतलब लर्निंग, आप कुछ भी चीज करोगे तो उससे आपके उद्देश्य की क्या होगी? पूर्ति होगी। आपका ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। मेहनत करोगे तो मिलेगा ही। अधिगम एक क्रियात्मक पहलू है। कैसा है? ये तीसरी विशेषता है। और ऐसे बहुत सारे विशेषता है। अधिगम विवेकपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, और मैं बता देता हूं कुछ। अधिगम क्या होता है? विवेकपूर्ण होता है। अधिगम सामाजिक होता है ना भाई? अधिगम क्या होता है? सामाजिक होता है। और अधिगम व्यक्तिगत भी होता है। अलग अलग तरह का होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा तो उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत बोलेंगे। समाज के बारे में सोचेगा तो क्या बोलेंगे? सामाजिक बोलेंगे। तो समझ में आ गया ये चीज। ये हो गया आपका अधिगम की विशेषताएं। अब देखिए अधिगम का पठार। सुने हो क्या? अधिगम का पठार बनता है। वर्ड सुने? सुन लीजिए, नहीं सुने तो। अधिगम का पठार कैसे पठार बनेगा अभी देखिएगा। देखिए होता क्या है, जो अधिगम है वो सीखने की क्या है? विधि। बार बार बोल रहा हूं, किसी भी चीज को सीखने की विधि है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को सीखना चालू करता है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, डायग्राम मेरा थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मानना कि कोई व्यक्ति, ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? एबीसीडी सीखा। एबीसीडी सीखने के बाद हम उसको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सिखाते हैं। इतना सीख जाता है, फिर बोलते हैं कि बेटा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सीख जा। उतना सीख जाता है, फिर धीरे से बोलते हैं कि तो ऐसे सीख जा माई सेल्फ, अपने बारे में। इतना सीख जाता है तो हम बोलते हैं फिर अब तो काऊ का ऐसे सीख बोलते हैं। इतना सीखता है फिर उसको दिवाली में पहुंचाते हैं। तो उसके बाद इतना सीखने के बाद में उसको बोलते हैं कि कोई आपका हॉबी है उसके बारे में आप सीख जाओ। इतना सीखता है फिर धीरे से वंडर ऑफ साइंस तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद और थोड़ा पहुंच जाता है तो वो न्यूज़पेपर का लिखता है। फिर और बड़ा पहुंच जाता है तो वो फिर सीखते ही रहता है, जो ऐसे दे दो मैं लिख दूंगा होता है। देखो कैसे सीखा, क्या बनते जा रहा है? पठार बनते जा रहा है। लेकिन कई बच्चा ऐसे रहता है, सीखा फिर बहुत ज्यादा सीख लिया, फिर ऐसे सीखा फिर ये नीचे आ गया, तो ये अधिगम का पठार बन गया। मतलब सीखने की प्रक्रिया अचानक से ऊपर जाएगा और सीखना बंद कर देगा। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उसके अधिगम की उन्नति रुक जाती है। पठार मतलब क्या है? आप लोग पढ़े होंगे जियोग्राफी में, पहाड़, पठार और समतल। तो पठार मतलब अधिगम की क्या हो जाएगा? जो प्रक्रिया है वो टाइम के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उसी को कहा जाता है अधिगम का पठार। अब इसको मैं आपको समझाने के लिए बताया। थोड़ा सा जो सिस्टमेटिक ग्राफ है वो सीख लीजिए। ये ऐसा खींचा जाता है, इधर है मात्रा कि आप कितना सीखे और इधर है अधिगम का समय, आपको सीखने में कितना समय लगा। अब मान ली जाए कोई व्यक्ति है वो सीखते जा रहा है तो उसको इनकी भाषा में बोलते हैं उन्नत। क्या बोलते हैं? उन्नत। अब यहां पे अधिगम क्या हो गया? रुक गया। अधिगम होना क्या हो गया? रुक गया। तो यहीं पर को बोलेंगे पठार बनाऊंगा अभी धीरे। फिर से अधिगम क्या होने लग गया? उन्नत होने लग गया। ग्राफ ऐसे बनाएंगे, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा था कि ऐसे रुकता है, एबीसीडी से सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्यूरेशन है ना, ये जो ड्यूरेशन है इसको कहा जाता है अधिगम का पठार। जब अधिगम होना क्या हो गया? रुक गया। जब अधिगम होना रुक गया तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? अधिगम का पठार कहें। तो समझ में आया? तो ये है आपका अधिगम टॉपिक। लगभग जो मैं आपको बताया वो बहुत काम का है।
अब इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा अधिगम का वक्र।